नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे यूनुस मुनीर का प्लान सेट, आतंकवाद बढ़ाना ही टारगेट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंधों में तेजी देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। इसका संकेत है पाकिस्तानी शीर्ष सैन्य अधिकारियों का लगातार ढाका दौरा। अब एक 4 सदस्यीय पाकिस्तानी सैन्य दल बांग्लादेश के दौरे पर आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये आज ढाका पहुंचेगा और इसका नेतृत्व संयुक्त स्टाफ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तसब्बुन हबीब करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच सैन्य समन्वय और राजनीतिक संवाद को मजबूती मिलेगी और यह क्षेत्रीय सुधार पर भी असर डाल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य संवाद में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पाकिस्तानी सेना का 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय दल आज बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होगा। इस दल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें सीनियर कमांडर और डीजी जॉइंट स्टाफ जैसे उच्च अधिकारियों की मौजूदगी बताई जा रही है। ये दौरा मुख्य रूप से सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और रणनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ नई चाल की तैयारी में है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तानी सेना के लिए बांग्लादेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं। पाकिस्तानी शीर्ष सैन्य अधिकारियों के लगातार ढाका दौरे इसकी गवाही दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना का एक 4 सदस्यीय दल बांग्लादेश के दौरे पर आने वाला है। 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंध संवेदनशील रहे हैं। इस दौरे को क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को सद्भावना यात्रा के रूप में बताया गया। इसका उद्देश्य बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट जनरल हबीब यात्रा के दौरान बांग्लादेश की सेना के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे। हालांकि ये पता नहीं चला कि क्या वह जनरल बकर उज जमान के साथ आमने सामने की बैठक करेंगे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। इसी साल जनवरी में लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन के नेतृत्व में बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के दौरे पर गया था। इसके बाद एक मेजर जनरल के नेतृत्व में पाकिस्तानी ISI के अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम ढाका पहुंची थी। इसने बांग्लादेश की कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया था। तब से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की कम से कम 2 अन्य टीमों ने बांग्लादेश का चुपचाप दौरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत हर बार की तरह इनकी चाल इस बार भी नाकाम कर देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग में हालिया वृद्धि देखने को मिल रही है। वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। विशेष रूप से चीन द्वारा समर्थित बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय सहयोग प्रारूप में शामिल होने पर विचार किया है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं खड़ी हो सकती हैं। यूनुस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का दावा किया है, लेकिन बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नेताओं को रिहा करने के निर्णय ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। लेकिन विशेष रूप से जशीमुद्दीन रहमानी जैसे अलकायदा से जुड़े नेताओं की रिहाई ने भारत की चिंता पैदा कर दी है। यूनुस सरकार के तहत बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। हाल ही में एक पूर्व बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की बात की। हालांकि सरकार ने इस बयान को खुद को अलग कर लिया।
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग और आतंकवाद के प्रति नरम रुख क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। भारत को इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भारत हर साजिश को नाकाम करेगा। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके गुप्ता जी विशेष मामलों के जानकार हैं। गुप्ता जी, आपका न्यूज इंडिया पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जिस तरीके से सैन्य सुरक्षा या फिर कह सकते हैं सैन्य संबंधों में जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, वो क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। जी जी, देखिए, रीजनल अगर एस्पेक्ट में देखें तो जो अभी पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश का जो एक नया संचार हुआ है 1971 के बाद पहली बार देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे न केवल व्यापार संबंध जो है खोले गए हैं, बल्कि सैनिक जो संबंध है वो भी जो है उनके अंदर प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और उसका मुझे जहां तक लगता है, अगर हम इसका दूरगामी ढंग से अगर कनेक्शन देखें तो चाइना जो है बांग्लादेश पर हथियारों की आपूर्ति के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका था, और अमेरिका की जो बहुत दीर्घकालीन जो नीति है अब वो इंडो पैसिफिक से हट के एशिया पैसिफिक हो गई है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर हो गया है। अब वो चाहता है कि मैं केवल, क्योंकि इंडो पैसिफिक बोलने से क्या होता है कि उसमें एक क्षेत्रीय प्रभुत्व सत्ता की जो है उसको एहसास होता है कि भारत और चाइना का एरिया है, तब वो एशिया पैसिफिक बार बार अमेरिका बोल रहा है। और उसके तहत अब वो धीरे 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 उन क्षेत्रों को जहां पे चीन के कब्जे थे, छोटे देशों को हथियार बनाता था, वहां पे किसी भी तरह से चाहे अपनी खुद की कूटनीति या इस समय पाकिस्तान के मुनीर को और उनको साथ लेके किसी तरह से यहाँ पे अलगाववाद को भारत के खिलाफ या जो भी हमारी जो सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति करा सकता है उसके थ्रू जो है वहां पे अपने बेसेस तैयार करना है, ताकि चाइना को न केवल नलिफाइड किया जाए बल्कि चाइना के जो व्यापार बढ़ रहे हैं हथियारों के, क्योंकि अब धीरे धीरे चाइना एक बड़ा वेपन सप्लायर होता जा रहा है, उसको धीरे धीरे खारिज करने के लिए अमेरिका जो है उस ढंग से थ्रू पाकिस्तान एक काम करा रहा है। तो ये जो डेलीगेशन वगैरह आ रहे हैं वो मेरी समझ से ये है कि एक कभी न कभी अमेरिका को फायदा देंगे इस क्षेत्र में। जी गौरव, लेकिन जिस तरीके से दोनों देश आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, उससे भारत को अपनी जो सुरक्षा रणनीति है उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों की सीमाएं भारत से मिलती हैं और दोनों के मंसूबे एक हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना। दीर्घकाल में अगर देखें तो भारत की जो अभी सामरिक पोजीशन है वो बहुत ही सुखदायी नहीं है। भारत के बगल में बांग्लादेश में जो है अब बीएनपी और जो जमात इस्लामी इनके कुनबे बढ़ रहे हैं, जो कि भारत को आज से नहीं, जब से 1971 की लड़ाई हुई थी उसमें भी पाकिस्तान का साथ दिए थे, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो बगल में जो नेपाल में घटना हुई है, ठीक है, मैं समझता हूं कि नेपाल की जो घटना हुई वो भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव, लेकिन फिर भी ऐसे जो संशय वाली स्थिति किसी देश से अगर बॉर्डर पे होती है, उससे कहीं कहीं भारत की स्थिरता को और उसको चौक चबंद रहने की जरूरत हो जाती है। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की टिकड़ी है दोनों तरफ से, वो कहीं न कहीं दीर्घ काल में भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए भारत के जो नीति निर्धारक है, मैं समझता हूं इस पर वर्क करना शुरू कर दिए हैं। और उसमें एक महती सफलता तब मिली फरवरी में, जब मोदी जी और ट्रंप जी की जब मुलाकात हुई, तो मोदी जी को उन्होंने, ट्रंप जी ने सीधे कहा कि बांग्लादेश के मसले को टैकल करने का जिम्मा मैं आपको देता हूं, देखिए कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं अंदर से बातें चल रही हैं। और पिछले 3 से 4 महीने में मैंने जो देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड जो, अगर हम कहें संगठनात्मक रूप से जो क्राइम्स हुए हैं वो कम हुए हैं जी। जैसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अब वो कम हुए हैं। और इस बार दुर्गा पूजा पंडाल वगैरह में जाके खुद वहां के यूनुस साहब जाके वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और सारी चीजें, और बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई, छोटी मोटी घटना छोड़ के। अगर उस घटना को हम अगर ये देखें
तो उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों वगैरह के भी, जो मोहम्मदिया वगैरह थे, उनके मज़ारों को भी तोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि इस बार दुर्गा पूजा को भी मैं लगभग 90% शांतिपूर्वक मानूंगा। तो कहीं ना कहीं दखल अब धीरे धीरे से भारत नहीं के लिए नहीं, देखिए डीके गुप्ता जी, ये एक कूटनीति का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है माइक्रो फंडिंग के लिए, गरीब बच्चों की फंडिंग को लेकर के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसी की वजह से पूरा बांग्लादेश किस तरीके से जला, किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सरेआम सड़कों पर नीलाम कर दिया गया, और इसमें यूनुस का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये सिर्फ अपनी उस नोबेल पुरस्कार को जस्टिफाई करने के लिए एक जो कूटनीति उसका हिस्सा ये मान रहा है। एक सवाल इस तरीके से सामने निकल कर आ रहा है कि क्या इन दोनों का मिलना ये क्षेत्रीय अशांति का प्रतीक है, क्षेत्र में अशांति का प्रतीक हो सकता है? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश से अलकायदा के कई बड़े आतंकियों को रिहा किया गया है। जी डी गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। हमारे साथ शोएब चौधरी जो हैं बांग्लादेश से, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। जी बताइए। हाँ जी, देखिए, मैं इसको अगर माइक्रो लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे बाद में आएंगे, माइक्रो लेवल पे देखें तो अमेरिका का और जो शक्तियां हैं जो बांग्लादेश में काम करना चाहती हैं, उनका उद्देश्य था सत्ता परिवर्तन करवाना। और बांग्लादेश में जो यूनिस को जो नोबेल प्राइज मिला था, इसकी परिपाटी बहुत पहले लिख दी गई थी, और उनके थ्रू ही यहाँ पे चीजें करानी जाती थी, क्योंकि ये एक लोकप्रिय वहां पे एक शख्सियत थे। तो वहां करने के बाद, लेकिन जो ये घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं जो है अमेरिका या उनके सतह पे नहीं हुई है, ये जो लोकल लोग हैं, बीएनपी वाले, जमायत इस्लामी, उसका मजा, जैसे कि बोलते हैं ना कि स्कंजर जो होते हैं, गिद्ध जो होते हैं, मांस जब सड़ जाता है तो वो खाते हैं। तो ये घटनाएं सत्ता परिवर्तन के बाद उसका माहौल का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने वो मौका को भुनाया और हिंदुओं पर उन्होंने अटैक किए। तो ये जो है किसी बाहरी शक्ति के मैं कम समझ रहा हूं, लेकिन जो अंदरूनी जो समीकरण है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, या जो भारत के प्रति घृणा है बीएनपी और जमायत इस्लामी में, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। और वहां पे यूनुस भी अगर चाहते भी तो लाचार हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता में जब आपका डायरेक्ट दखल नहीं है, वहां की सेना पर अगर आता, सेना कहीं भी किसी दुनिया में किसी देश में अगर सेना अगर राज्य कर रही है, तो वो जो है ऑटोटोरियन टोटलियन हो जाती है और लगभग उनके ग्रिप में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो जितनी ये घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के पीछे क्षेत्रीय जो इंटरनल मैटर बांग्लादेश के हैं, वो मुझको लगता है जिम्मेदार रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वक्तव्य यूनुस को आ रहा है, यूनुस को ही कहीं खतरा ना हो जाए, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होना है, और फरवरी में इलेक्शन के लिए यूनुस ने कई बार बोला है कि शायद मुझे संभावना लग रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये भी चाहते होंगे कि मैं उस जो केक पाई है उसमें मैं अपना हिस्सा रखूं, यूनुस जी भी, क्योंकि मैं अब यहाँ का सर्वे सर्वा हूं, अचानक मुझे साइड न कर दिया जाए। सेना अपना दबदबा चाह रही होगी कि इतना दिनों बाद हमको मौका मिला है, तो क्यों बीएनपी और ये लोग रहे। तो मुझे यहाँ का जो भविष्य जो इंटरनल लग रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आने वाले महीनों में या सालों में। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है देखने वाली बात यहां पर, कि बांग्लादेश भले ही आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करता हो, डीके गुप्ता जी इस ट्रायंगल को समझिए। एक तरफ चीन बांग्लादेश को समर्थन करता है, चीन पाकिस्तान को समर्थन करता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक दूसरे को समर्थन करते हैं, और ये तीनों वर्तमान की दृष्टि में भारत को टारगेट करते हैं। तो इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए भारत की रणनीति जो है वो कुशल होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, या बदलाव की आवश्यकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? जी जी, देखिए, चाइना का टारगेट एक्चुअली बांग्लादेश तो नहीं है, बांग्लादेश के थ्रू भारत है। मैं वही कह रहा हूं, चीन जो है वो बांग्लादेश का समर्थन करता है, बांग्लादेश पाकिस्तान का समर्थन करता है, और पाकिस्तान भी चीन समर्थित है। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। उस ट्रायंगल में मुझे एक जरा सा अब दरार दिखने लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान से जो रिलेशन चाइना के थे, वो टिपिक्स जो बीआरआई का जो पार्ट था, अभी उसको मैं जो रीड कर रहा हूं कि पिछले साल भर से उतना डिलेड नहीं हुआ। उसकी रेट जो डिलेस की जो रेट है, वो पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा डिले किया है चाइना, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। वहां पे अब अमेरिका अपना जो है हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, और उसके बाद वहां पे बलूचिस्तान वाले बिल्कुल अब कमर कस के खड़ा हो गए हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि चाइना का जरा सा अब वॉच एंड वेट वाली पाकिस्तान के साथ नीति हो गई है, जब से अमेरिका से नजदीकियां हो रही हैं। और उसी तरह से बांग्लादेश में भी उसकी वेट एंड वॉच वाली स्थिति चल रही है।
तो लेकिन ये ट्रायंगल जो है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और भारत को इसके लिए दो वे आउट है। एक तो अपनी कूटनीतिक जो कि श्री जयशंकर और मोदी जी की जो है वो बहुत अच्छी चलती है, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी, जब वो बात करते हैं पटल पे तो उसका रिजल्ट आता है। एक तो वहां से एक डायमेंशन होना चाहिए, दूसरा डायमेंशन होना चाहिए कि रसिया और यूएस के थ्रू भी वहां पे अपनी कमर कसनी चाहिए, क्योंकि यूएस जब तक नहीं चाहेगा तो मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश के अंदर फिर से पुनर्स्थिति स्थापित हो पाएगी। अगर जब जब बांग्लादेश मतलब बाहरी सॉरी यूएस जी। जब चाहेगा तब वहां पे पाकिस्तान को एक दो थपेड़े लगाएगा, वहां से वहां इनके डेलीगेशन बिल्कुल बंद होंगे बिल्कुल और बिल्कुल। भारत के फिर संबंध सुधर जाएंगे। जी क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर कोई कदम उठाने चाहिए, जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं बांग्लादेश से? देखिए, विश्व स्तर पे सबको पता है कि पाकिस्तान, लीबिया और ईरान ऐसे बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ कोरिया कोरिया किसी के यहाँ आतंकवाद नहीं भेजता, वो अपना खुद का उसका एक क्षेत्रीय समीकरण है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आता क्या है, बीच में आर्थिक स्थिति आ जाती है कि देशों के अपने अपने आर्थिक जो गोल्स है उसको साधना रहता है। और उस केस में जानते हुए भी कि देखिए, बांग्लादेश अभी 5-7 महीने 1 साल पहले बहुत ही शांतिप्रिय देश हो गया था। शेख हसीना के दौरान वो 7.2 तक का जीडीपी ग्रोथ किया है, जो कि विश्व में दूसरा था। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था और एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा था, लिनन का, कपड़ों का। पूरा ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक सप्लाई कर रहा था, भारत में सारे। तो एक बांग्लादेश जा रहा था, छोटे देशों के रूप में समृद्ध देश होता जा रहा था। इससे जलन होने लग गई थी, आसपास के जो चाइना वगैरह ऐसे देश जो थे उनको जलन भी होने लग गई थी। तो एक हसीना बड़े अच्छे संबंध थे भारत के साथ, वो भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जानते हुए कि ऐसी ऐसी घटनाएं दुनिया में कई देशों में चलती जो बगल वाले देश वालों को करते हैं, लेकिन ये विश्व के शक्तियां चुप्पी साधेंगी जब तक कि उनका अपना खुद का कोई आर्थिक हित जो है डैमेज नहीं होता है, तब तक चुप्पी साधेंगे। और अपने सामरिक हिसाब से अगर कभी लगेगा तो अपने लिए वो हस्तक्षेप करेंगे, न कि भारत के लिए। इसलिए भारत को स्वयं आत्मनिर्भर होकर इसको टैकल करना रहेगा, अपनी सीमाओं को चौकस करना रहेगा, अपनी इंटेलिजेंस को अच्छा बनाना रहेगा। और इंटेलिजेंस के साथ साथ वहां जो इंटेलिजेंस अपनी खबरें ले, भारत सरकार को बताए, उसके अनुसार प्लानिंग करे। और अमेरिका से और रसिया से अपनी कूटनीति और चाइना से भी अपनी कूटनीति अच्छी बनानी चाहिए, ताकि कोई बांग्लादेश में गड़बड़ अगर हो तो वो भारत पे असर न डाले, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अदरवाइज कोई इसको बोलने वाला नहीं। यूनाइटेड नेशंस आज के डेट में पपेट हो चुका है, वहां पे कुछ भी नहीं किसी सुनी जाती है। तो इसमें कोई ऐसी वॉच बॉडी नहीं है पूरे दुनिया में जो कि इन सब चीजों को सॉल्व करे। और न कोई पैमाना है कि पाकिस्तान कितना आतंकवाद भेज रहा है, बांग्लादेश कितना भेज रहा है, या और अन्य देश कितने, कोई नहीं है। इसलिए सब अपनी धपली अपनी राग चलाएंगे। इसलिए भारत को खुद को अपना पैर मजबूत करना होगा। जी गौरव, एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान के साथ बढ़ते सहयोग पर आतंकवाद पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, खासकर भारत के लिए? अगर पाकिस्तान से नजदीकियां बांग्लादेश की ज्यादा होती हैं तो भारत के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान सेना ही नहीं है, वो पाकिस्तान सेना ही खुद वो स्वयं आतंकवाद है। वो आतंकवादियों बिल्कुल। की हमारे सेना यहाँ है भारत में हमारे जो सैनिक हैं, फौजी भाई हैं, वो रिटायर्ड होते हैं तो बैंक में जाते हैं, किसी बड़ी सर्विसेज में जाते हैं, बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर से आप ही हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन आज एक बड़े पद पर है, आज आप आसीन हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी रिटायर्ड होती है तो वो डिसाइड करती है कि जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करना है या अलकायदा ज्वाइन करना है, ये पाकिस्तान की आर्मी का रहता है। वो आर्मी छोड़ते हैं तो आतंकवादी संगठन ज्वाइन करते हैं। ये अंतर है हमारे भारत में और पाकिस्तान की आर्मी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर जिस तरीके से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्या इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा होनी चाहिए इन दोनों को रोकने के लिए? चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसकी पहल कौन करेगा? उसकी पहल करेगा भारत। और चूंकि भारत उससे इंक्लूडेड, अब भारत कोई भी बहुत सारी चीजें यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें विचार नहीं किया जाता है। यहीं पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार देश के लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आज हैं प्रधानमंत्री, 5 साल के बाद न रहें या 20 साल के बाद न रहें, भगवान करे 200 साल जिए, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमें चाहिए।
लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो भारत को एक मंत्र देते जा रहे हैं कि तुम लोगों को आत्मनिर्भर बने हुए, जितना आत्मनिर्भर बनोगे तुम्हारी बात यूनाइटेड नेशंस में भी सुनी जाएगी, अमेरिका में भी सुनी जाएगी, चाइना में भी सुनी जाएगी। आपको आत्मनिर्भर बनना है, अदरवाइज कोई भी, और ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा देश है आप, रसिया जैसा देश टूट सकता है इंटेलिजेंस के अगेंस्ट, जो पूरी दुनिया लगी हुई थी। तो इसलिए भारत के लोगों को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं रहूं ना रहूं, देश चलता रहे। तो भारत को यूनाइटेड नेशंस में अगर पक्ष रखवाना है, बहस करवानी है, कूटनीतिक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जो है पक्ष रखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें तब आप सफल होंगे जब आप आर्थिक रूप से एक शक्ति बनते जाएंगे। और उसका एक ही मूल मंत्र है कि सब लोग आत्मनिर्भर बने और दीपावली पर तो सब लोग भारत का ही सामान खरीदें। तो जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो एक मंत्र है जो पिछले जी बहुत बहुत शुक्रिया डी के गुप्ता जी, आपके जो जवाब होते हैं, आप जो जिस तरीके से तर्क रखते हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं।